उससे पहले का जो दौर था राजतंत्र का दौर, उस वक्त हवेलियां बड़ी फेमस हुआ करती थी। ठाकुर साहब की हवेली, सोनी जी की हवेली, दीवान जी की हवेली, ये हवेली, उस नेता ने बंगला खाली नहीं किया, उस नेता ने ये कर दिया। वो बंगले वाला मुद्दा ये था कि इंदिरा गांधी को जो बड़े डर था वो ये था कि अब बदले की भावना से सरकार काम करेगी। भारत के एक प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो 10 जनपद में रहे थे। उनका निधन भी वहीं हुआ था जहां आजकल सोनिया गांधी रहती हैं। नीतीश कुमार किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह से बंगला खाली करने के मूड में नहीं थे। राहुल गांधी का फैसला मार्च में आता है। मार्च में ही आपको यहाँ से सदस्यता रद्द है और मार्च में ही आपको बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है कि भाई ये 22 अप्रैल तक आप खाली कीजिए। लेकिन कमाल की बात है, सिंहासन खाली करवाने वाले लोगों ने बंगला खाली नहीं करवाया। बंगला शब्द जो है उसकी मैं व्याख्या करूं तो बंगाल से है। बेसिकली कल्चर बंगाल में था जब बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे बंगलों में। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने का मसला पूरे देश भर में सुर्खियों में रहा, लेकिन अब इस मामले में एक नया पेच फंस गया है। मसला यह है कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना है। खैर, बंगलों का इस देश में अपना एक इतिहास रहा है। सियासत की धुरी बंगलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। नेताओं के बंगले काफी चर्चित रहे हैं, काफी खबरों में रहे हैं, काफी सुर्खियों में रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और आप जुड़ चुके हैं थिंक 360 के साथ। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत से इस पूरे मुद्दे पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रदीप जी, देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। उससे पहले का जो दौर था राजतंत्र का दौर, उस वक्त हवेलियां बड़ी फेमस हुआ करती थी। ठाकुर साहब की हवेली, सोनी जी की हवेली, दीवान जी की हवेली, ये हवेली, वो हवेली। उसके बाद में एक दौर बदला और हवेलियों की जगह ले ली है बंगलों ने। नेताजी का बंगला, और बंगलों का अपना एक इतिहास रहा है। नेताओं का जो बंगला प्रेम है वो कुर्सी प्रेम के बराबर आप कह सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे विषय पर? राहुल गांधी को अब वही बंगला खाली करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज इस देश में हुई हैं बंगलों को लेके। उस नेता ने बंगला खाली नहीं किया, उस नेता ने ये कर दिया। क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे पर? सर, इसमें ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी संसद सदस्य की सदस्यता गई है। मैं आपको 2 बड़े उदाहरण गिनाना चाहूंगा। पहला जो 1971 का चुनाव था, इंदिरा गांधी पे आरोप लगे कि उन्होंने कुछ ऐसे साधनों का उपयोग किए जो चुनाव आयोग की अनुशंसा के अनुरूप नहीं थे, और उन पे 1975 में जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला दिया, उनकी सदस्यता रद्द की, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के बाद देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर उनसे मिलने जाते हैं, और चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा में लिखते भी हैं कि मैं गया तो इंदिरा गांधी बहुत तनाव में थी, और मैंने जाते ही उनसे पूछा कि ये आपने कैसे कर दिया, आप लोकतंत्र की पैरोकार रही हैं। चंद्रशेखर 1975 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, और चंद्रशेखर उस वक्त तक राज्यसभा से ही पहुंचते रहे। 77 का चुनाव उन्होंने लोकसभा से लड़ा, और उसके बाद लगातार लोकसभा में रहे। वो बहुत लंबे समय तक रहे थे। केवल जो 84 का जो चुनाव था वो हार गए थे। उसके अलावा वो काफी नजदीक थे इंदिरा गांधी के जो यंग टर्क सिंडिकेट जिसको कहा जाता है, जिसने के कामराज का दौर खत्म किया था, तो उसके प्रमुख लोगों में से थे। चाहे प्रीवी पर्स खत्म करने का मुद्दा हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण थे, तो लेकिन लोकतंत्र के मुद्दे पर विलगाव हुआ चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी का। चंद्रशेखर जेल में डाले गए। तो वो बंगले वाला मुद्दा ये था कि इंदिरा गांधी को जो बड़े डर था वो ये था कि अब बदले की भावना से सरकार काम करेगी। जो मोरारजी देसाई की सरकार है वो उनके बेटे संजय गांधी का जुलूस निकालेगी, ऐसी बात कह रहे थे कार्यकर्ता। और दूसरा जो बड़ा सबसे डर था वो था कि इंदिरा गांधी का सरकारी बंगला खाली करवाया जाएगा। बंगले का डर ज्यादा था। बिल्कुल, बंगले का डर था, और उनको ये डर चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया, बंगला खाली नहीं करवाया जाएगा, बंगला खाली नहीं करवाया जाएगा, संजय के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा और आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्योंकि चंद्रशेखर जो है वो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके थे। 50 साल की उनकी उस वक्त उम्र थी, और चूंकि चंद्रशेखर के आश्वासन के बाद इंदिरा गांधी निश्चिंत हो गई। चंद्रशेखर वहां से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आप क्या इंदिरा गांधी का बंगला खाली करवाएंगी। बंगला वो था जो, क्योंकि आज बात अपन बंगलों की कर रहे हैं, तो 7 लोक कल्याण मार्ग जो अभी है वो उस समय 7 रेसकोर्स रोड हुआ करता है, वो भारतीय प्रधानमंत्री का आवास है। हालांकि भारत के एक प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो 10 जनपद में रहे थे। उनका निधन भी वहीं हुआ था जहां आजकल सोनिया गांधी रहती हैं।
तो 10 जनपद बेसिकली ऑफिशियल कहा गया, लेकिन अब 7 रोज कोर्स रोड जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग है वही प्रधानमंत्री का ऑफिशियल आवास है जी। तो चंद्रशेखर आगे लिखते हैं कि मैं वहां से मोरारजी देसाई के पास गया, मोरारजी देसाई उस पे अड़ गए, बोले नियम नहीं है बंगला खाली करने का, खाली करना ही होगा, उनको बंगले में रखने का नियम नहीं है, उनको खाली करना होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने आनंद भवन दे दिया, जिस परिवार ने और अपनी संपत्ति सरकार को दे दी, तो उनको भी आप बंगला नहीं देंगे। तो बोले आप कह रहे हैं तो हम बंगला खाली नहीं करवाएंगे, और बोले उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए, उनको सबसे बड़ी सजा ये मिल चुकी है कि वो सत्ता से बाहर हो चुकी है। चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी की पैरवी की, आज राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी कमाल की बात है, सिंहासन खाली करवाने वाले लोगों ने बंगला खाली नहीं करवाया। बिल्कुल एक राजनीतिक शुचिता की बात आती है। चंद्रशेखर हमेशा इस चीज को लेके कहते रहे कि आपको लोकतांत्रिक, जब आपको समर्थन सहयोग क्यों जुटाना होता है संसद में कि देश के मुद्दों पे चर्चा होती है, तो आपको निजी परेशानियों के चलते ऐसी अदावतें संसद में नहीं पालनी चाहिए जिससे कि देश के मसलों पर जब एक राय होना हो, जब संविधान संशोधन की जरूरत होती है 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इस विविधता वाला देश में अक्सर सहमति के बिना 2/3 बहुमत नहीं बन पाता, और ये छोटी छोटी असहमतियां, बंगला खाली कराना, जेल भेज देना, गिरफ्तारी करवा लेना, नोटिस भिजवा देना, ईडी सीबीआई, इससे ये असहमतियां इतनी उपज जाती हैं कि आगे जाके जो बड़े निर्णय लेने होते हैं सामूहिक रूप से, कलेक्टिव एफर्ट्स की जब जरूरत होती है, जब देश संकट में होता है, जब आर्थिक संकट में होता है, तो वो हो नहीं पाता। चूंकि मोरारजी देसाई को ये मैसेज देना था, उनकी उत्कंठा थी कि वो प्रधानमंत्री बने, वो कोशिश उन्होंने, जब नेहरू जी की डेथ हुई तो सबसे पहले कोशिश उन्होंने ही की थी। आप ये देखिए कि कुलदीप नैयर एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये लिखा कि नेहरू जी की डेथ के फ्यूनरल के बाद वो जब पहुंचते हैं मोरारजी देसाई के घर पे, तो उनका बेटा एक लिस्ट लेके बैठा था कि उनके साथ कौन कौन सांसद हैं, और वो पहुंचते हैं बाद में लाल बहादुर शास्त्री के घर पे, तो शास्त्री गमगीन बैठे हैं, और उन्होंने जब मोरारजी देसाई से पूछा कि क्या संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो बोले देखो काम चल रहा है। शास्त्री के पास पहुंचते हैं तो बोले अभी तो नेहरू जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। कुलदीप नैयर इस दोनों का एक कंक्लूजन पब्लिश करते हैं कि एक नेता अपने पूर्व नेता के बारे में ये सोचता है और एक व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री बनने के बारे में ये सोचता है। कांग्रेस के जो लहर थी सहानुभूति की, वो शास्त्री की ओर मुड़ गई और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो ये बात अपन बंगलों पे कर रहे थे। चंद्रशेखर आश्वासन देकर बॉम्बे चले जाते हैं, पीछे से इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई, एक दिन बाद मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत के बिना ही उनको छोड़ दिया। लेकिन अब इंदिरा गांधी को लगा कि यहां रहना संभव नहीं है, उन्होंने बंगला खाली किया और वो 12 वेलिंगटन जो क्रिसेड था बंगला, वहां चली गई। तो यहाँ इंदिरा गांधी के एक भरोसेमंद सलाहकार थे मोहम्मद यूनुस, जो कि कॉमर्शियल सचिव से, वाणिज्य सचिव से रिटायर हुए थे, और इंदिरा गांधी के निजी सचिव सलाहकार थे, वो खास बताए जाते थे। तो वहां चले गए इंदिरा गांधी, परंतु उस समय राजीव गांधी की फैमिली यानी सोनिया गांधी थी, उनके बच्चे थे, संजय गांधी की फैमिली थी, उनके 5 कुत्ते भी थे। अब ऐसे में वो बंगला छोटा पड़ रहा था। तो जब वापस इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इस 24 अकबर रोड को एक अलग पार्टी के दफ्तर के रूप में दिया गया, और जो 10 जनपद के बिल्कुल सामने है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10 जनपद जो है वो वर्तमान में सोनिया गांधी वहां लंबे समय से रह रही है, और भारत के प्रधानमंत्री अभी जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, 7 लोक कल्याण मार्ग, उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इनका जो बंगलों का प्रेम है उस ऐसे उपज के आता है कि आपको वहां सारी सुविधाएं मिल जाए। बंगला शब्द जो है उसकी मैं व्याख्या करूं तो बंगाल से है। बेसिकली कल्चर बंगाल में था, जब बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे, बंगलों में रहा तो बंगलों में रहा करते थे। बंगले में एक छोटा सा पूल हुआ करता था। मछली बहुत पसंद रही है बंगाल के, खास करके खाद्य पदार्थों में, तो वहीं एक छोटा सा पॉन्ड रहे जिसमें मछलियां पल रही हैं। तो उस पूरे प्रेमाइसेस को जिसमें सुविधाएं हो उसे बंगलो कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी का ये था केस। उसके अलावा एक बड़ा चर्चित किस्सा रहा है लोकेंद्र जी, मैं आपसे शेयर करूं, चौधरी अजीत सिंह का। चौधरी अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री रहे और बहुत कद्दावर नेता रहे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लेकिन चूंकि पिता की विरासत को आगे लंबे समय तक चौधरी अजीत सिंह चलाते रहे, और उनके पिता के साथ जिस बंगले में वो 22 साल तक रहे, उन्होंने कोशिश की कि इसको उनके पिता का स्मारक के रूप में बना दिया जाए। पूरी कोशिश की उन्होंने, अजीत सिंह जी ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और एक और बड़ा किस्सा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं, उनका जो सफदरजंग
रोड वाला जो बंगला है, 27 नंबर बंगला है जहां तक मुझे याद है, उसमें वो 39 साल तक रहे। और उसके बाद जब चूंकि 2002 में माधवराव जी का निधन हुआ, माधवराव जी की अंतिम यात्रा वहीं से निकली, और फिर 2002 में सिंधिया जो है वो उपचुनाव जीत के आके वही बंगला ले लेते हैं, 2004 में भी वहीं रहते हैं, 2009 में भी वो चुनाव जीत जाते हैं, 14 में भी जीत जाते हैं, परंतु 19 का चुनाव वो अपने सचिव केपीएस यादव से चुनाव हार गए, जो उनके कभी सचिव थे। ठीक बात है। अब उनको बंगला खाली करना पड़ा चुनाव हारने के बाद। तो इस बंगले में उनकी पूरी कोशिश थी, उनकी बीजेपी छोड़ने की जो तत्कालिक वजह बनी वो ये बंगला बनी। क्या बात कर रहे हैं। उसकी जो अंदरूनी खबरें हैं वो ये है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं था उस बंगले में रहने का, जिसमें वो 39 साल से रह रहे थे, उनकी 3 पीढ़ियां रही, तो एक जुड़ाव हो गया, भावनात्मक जुड़ाव हो गया। उन्होंने एक गली बताई कांग्रेस के नेताओं को कि चूंकि मैं अभी सरकार, हम मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, कमलनाथ की सरकार थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मध्य प्रदेश सरकारों को कुछ बंगले आवंटित होते हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि सरकार ये बंगला आवंटित कर ले और मुझे ये बंगला दे दिया जाए, लेकिन वो सुनी नहीं गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस बंगले से बाहर आ जाते हैं। बंगला रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि बाद में मानव संसाधन विभाग के मंत्री बने, उनको मिला। रमेश पोषक जो निशंक थे वो कुछ उत्तराखंड से जो आते हैं, वो कुछ समय तक रहे। आप ये देखिए केंद्र के मंत्री हैं, बाद में ज्योतिरादित्य बीजेपी ज्वाइन करते हैं और फिर राज्यसभा मतलब अभी मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो वहां पर उन्होंने वापस वही बंगला लिया, 3.5 साल के आसपास इंतजार, 2022 में वो बंगला मिलता है, लेकिन एक सीनियर मंत्री को, हाँ ये शर्त बिल्कुल, और ये क्रेज। और ये कमाल की बात देखिए कि एक बंगले की वजह से सरकार बदल गई जी। आपने तत्कालिक कारण बताया कि अगर वो बंगला उन्हें दे दिया जाता तो शायद वो वहां और इंतजार करते, शायद कुछ नाराजगी और दूर होती, तो वो पर वो चूंकि राजा महाराजा जो पुराने परिवारों का जो स्वैग अंदाज रहता है, वो फिर जच गई तो जच गई। हवेली और बंगले का जो क्रेज रहा है, वो नेता उस अंदाज में आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो अंदाज पुराने नसों में चला आ रहा है। लोकतांत्रिक एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो सचिन पायलट को लेकर खूब सारी चर्चा हुई, क्योंकि दोस्त माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। अब इसमें पेज शायद ये फंसा होगा कि सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो एक बंगले से जुड़ाव था, उनके पिता उस बंगले में रहे, 3 पीढ़ियों का जुड़ाव था, तो उन्हें वो बंगला लेना था। लेकिन सचिन पायलट के जो पिता हैं राजेश पायलट, उनके बारे में कहा जाता है, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि जिन बंगलों में कभी दूध बेचा उन्हीं बंगलों में मंत्री बनकर रहे, तो शायद उनका किसी बंगले से इस तरह का जुड़ाव नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल उनका जो जुड़ाव है वो एक दूसरे तरीके का। राजेश पायलट जी की मैंने जीवनी पढ़ी है, जो सचिन जी की मदर रमा जी ने लिखी है। रमा जी सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, तो उन्होंने लिखा है कि एक बंगला सोनिया गांधी के पास वाला ही उनका बंगला था। जब राजीव जी का निधन हुआ तो वो सबसे पहले पहुंचने वाले परिवार थे, और उन्होंने सारी जो क्रियाएं, जो राजेश पायलट थे, उन्होंने खड़े रह के पूरे परिवार को संभाला। और वही हादसा जब पायलट परिवार के साथ हुआ तो गांधी परिवार ने उनको संभाला। सोनिया गांधी ने उनको जयपुर तक पहुंचाया और बड़े तरीके से उनको परिवार को संभाला। लेकिन 2009 में सचिन पायलट लास्ट बार सांसद बने थे, मंत्री रहे। 14 में उनका चुनाव जीतना नहीं हो पाया, लिहाजा वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव जीतने की कोशिशों में जुट गए। अब दिल्ली में चूंकि न तो वो सांसद है न उनकी माताजी सांसद हैं, तो उनको, और राज्यसभा से भी वो नहीं थे, तो वो 5 कैनिंग लेन पे रहते थे। मैंने देखा किसी सांसद का बंगला है, अक्सर बंगला बहुत बड़ा हो जाए तो जिस नेता के पास व्यवस्था नहीं है वो किसी और के बंगले में, तो दिल्ली में जो अभी आवास है वो कैनिंग लेन वाला आवास जो है वो सचिन पायलट अभी वहीं रहते हैं, है ना। वो आधिकारिक रूप से किसी और के लिए आवंटित है। सचिन पायलट वहां से अपनी पार्टी की दिल्ली की गतिविधियां वगैरह वो हमने देखी हैं। तो ये क्रेज तो नहीं था उनके अंदर, और ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं रही कि भाई मुझे, सचिन पायलट चाहते कि नहीं मेरे तो ये बंगला रहेगा। तो वो जो अंदाज ज्योतिरादित्य में है वो अलग तरीके का, सचिन पायलट का अपना एक अलग तरीका। लालू प्रसाद यादव का जो बंगला है मुख्यमंत्री निवास, उसको लेकर एक इतना बड़ा विवाद हुआ। एक अणे मार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री का आवास रहता है, और जब लालू प्रसाद यादव
मुख्यमंत्री पद से हटे नीतीश कुमार जब सत्ता में वापसी की, तो उसका एक बहुत बड़ा एपिसोड चला बिहार में, और नीतीश कुमार को बहुत पसीने आए लालू प्रसाद यादव का बंगला खाली करवाने में। उसके लिए कई बार नोटिस उन्हें भिजवाए गए, लेकिन बंधु बिहारी नाम से एक किताब है शंकरशन ठाकुर जी, तो उन्होंने इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह से बंगला खाली करने के मूड में नहीं थे। आपने बंगला शब्द का अच्छा उल्लेख किया कि मछली के शौकीन लोग हुआ करते थे, तो लालू प्रसाद यादव के जमाने में तो ये बातें चला करती थी कि बंगले में भैंस बांधा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक लालू प्रसाद यादव का जो बंगला प्रेम है वो लोकतांत्रिक इतिहास नहीं, लालू का अगर देखा जाए तो लालू वाला मामला इंदिरा गांधी वाला और सचिन इनका राहुल गांधी का एक जैसा सा दिखता है। लालू प्रसाद यादव की भी संसद सदस्यता रद्द हो गई, उनको सजा हो गई चारा घोटाले वाले मामले में। उसके बाद अक्टूबर 2013 में फैसला आया, जहां तक मुझे याद है, कि आपका चुनाव रद्द हो गया। राहुल गांधी का फैसला मार्च में आता है, मार्च में आपको यहाँ से सदस्यता रद्द है, और मार्च में ही आपको बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है कि भाई ये 22 अप्रैल तक आप खाली कीजिए। लेकिन लालू प्रसाद अक्टूबर 13 में फैसला आता है और बंगला खाली करते हैं वो जनवरी 15 के आसपास, है ना। तो वो लुटियंस जोन छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका 25 नंबर बंगला था जो लालू प्रसाद को अलॉट था, तो वो खाली करके और जाना पड़ा उनको। बाद में उस समय चूंकि वो चाहते थे कि वही बंगला बना रहे, लेकिन लालू एक्चुअली में क्या, इसमें अलॉकेशन में भी एक चीज होती है, जैसे हनुमान बेनीवाल को लंबे समय तक बंगला अलॉट नहीं हो पाया था, है ना, क्योंकि इतनी संख्या लुटियंस जोन में नहीं है, कुछ एक बंगले ही हैं। तो उस जोन में आने के लिए आपको स्पेशल एक वो चाहिए, कुछ योग्यताएं हैं कि आप कितनी बार से सांसद हैं, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है या राज्य पार्टी है, वो सारे चीजें देखी जाती है। तो लालू का कोई भी सांसद उसमें फिट नहीं हो रहा था कि लालू वहां एडजस्ट हो जाए, और खुद वो कुछ थे नहीं। तो ये जो लालू प्रसाद को जनवरी 15 में खाली करना पड़ा। ऐसा ही किस्सा उनके रिश्तेदार जो यादव परिवार उत्तर प्रदेश वाले हैं उनका रहा, अखिलेश यादव का। तो अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री का बंगला खाली किया तो बहुत तोड़फोड़ हुई। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने तो 2 साल में 2 किस्तों में करीब 42 करोड़ रुपए तो सरकारी लगाए थे उस बंगले में। और जब उन्हें लगा कि सरकार मेरी यथावत रहेगी, आदमी बड़ा निश्चिंत होकर काम करता है, क्योंकि लोकतंत्र में कुमार विश्वास लिखते हैं कि लोकतांत्रिक राजा का धर्म होता है कि लोकतंत्र में राजा बने रहना, किसी और को राजा नहीं बनने देना, और जो राजा बने उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना या उसे विचलित करना, ये इस तरह का है। तो उनको लगा मैं कंटिन्यू रहूंगा, यथावत रहूंगा। अब तो आ गए हैं, तो राजा वाला स्वैग नहीं जा रहा है। अभी कह के सेवक का आ रहे हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिशियंस को देखें तो उनमें राजा वाला स्वैग नहीं जा रहा है। उनका बंगले का बड़ा इशू हुआ, और अभी भी उनका बड़ा जो लग्जरी बंगला है उसके फोटोज खड़े चर्चा में रहते हैं। तो वहां उन पे आरोप लगे कि वो टोंटियां उखाड़ के ले गए, इटालियन टाइल्स ले गए, जकूजीज ले गए जो किचन का। हालांकि इनका कई तरह से खंडन हुआ, कई सारी बातें आई, लेकिन चर्चा में रहा। अपन आज बात चर्चाओं की ही कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे का बंगला निश्चित तौर पर चर्चा में है, लेकिन चर्चा में भैरू सिंह शेखावत का बंगला। भैरू सिंह शेखावत के निधन को 23 साल हो चुके हैं, 10 अप्रैल को 13 साल हो चुके हैं, अभी तक उनका बंगला खाली नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने इस मामले में निश्चित तौर पर सहृदयता दिखाई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर उनका सम्मान करते हैं। हालांकि जैसा भैरू सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बंगले में रहे, 8 नंबर का जो बंगला था उसमें, बाद में उनके जो वाइफ थे वो रहे, सूरज कंवर उनका नाम था। उसके बाद में उनके जो दामाद और बेटी दोहिते जो नरपत सिंह राजवी, और लेकिन उनका मोह खत्म नहीं हो रहा है। एक जमाना था जब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी और उनके जो विभाग है, जिम्मेदार विभाग है, उसे खाली करवाना था, उस पर प्रेशर था या उसकी कार्रवाई थी, तो उन्होंने बिजली पानी के कनेक्शन तक काट दिए थे। यही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह के साथ भी ऐसा ही कुछ केस सामने आया था। तो ये सारी चीजें जो अंशुमान सिंह वाला केस, उनकी भी बिजली कनेक्शन और इस तरह का काटा गया था, जो न्यायाधीश रहे थे। और कभी अपन इस पे विस्तार से अंशुमान सिंह पे एक नया ही एपिसोड बनाएंगे। करोड़ीलाल मीणा की भी बड़ी फरमाइश थी जब वो विधायक थे कि उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल के सामने वाला बंगला दिया जाए। लेकिन करोड़ीलाल मीणा केवल अपने लिए जिद पे उतरने वाले नेता नहीं है। जैसे हनुमान बेनीवाल के बंगले का इशू आया, वो एनडीए में एक घटक दल थे, उन्हें मंत्री बनाने की बात थी, नहीं बनाया, तो हनुमान बेनीवाल जिद करके नहीं बैठ गए।
हनुमान बेनीवाल बंगले के लिए अड़ के नहीं बैठ गए, वो राजस्थान हाउस में रहते थे। जैसा कि आप देखिए कि एक व्यक्ति आते हैं जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, काव्यात्मक अंदाज में जो आठवले जी प्रस्तुति देते हैं, उनको अच्छा बंगला अलॉट है, उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो जो पब्लिक अटैचमेंट से पब्लिक लीडर है, जैसे सचिन पायलट ने जिद नहीं की, जैसे जिद नहीं की इन्होंने किरोड़ीलाल मीणा ने, उनकी इच्छा थी, इच्छा सबकी होती है, वो उनकी इच्छा पूरी भी हुई। और उनका तर्क बहुत अच्छा था इसके पीछे कि अगर एसएमएस हॉस्पिटल के सामने वाला बंगला मुझे दिया जाएगा तो उससे फायदा कि मेरे क्षेत्र के जो लोग हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ एक जगह मिल जाएगी, एक सुविधा मिल जाएगी। और अक्सर देखा गया वहाँ ज्यादातर उनके क्षेत्र से ज्यादातर गरीब तबके के लोग, और वो किरोड़ीलाल मीणा उसके लिए पहचाने जाते हैं। बिल्कुल रहता था उनका। तो ये सारा एक कंक्लूजन अपना है, मोटा मोटा बंगलों का। जोधपुर का भी एक बंगला काफी चर्चित है, वो कई कहानियां हैं, लेकिन मुझे उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है बंगले की, जोधपुर की। लेकिन कुल मिला के ये लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और इस पे बड़ी रोचक चीजें हैं। नेताओं का अटैचमेंट होता है, यहाँ तक कि उनके कुत्तों का अटैचमेंट हो जाता है, यहाँ तक कि उनके गाय भैंसों का अटैचमेंट हो जाता है कि साहब उस बंगले में दूध देती थी और अब हम निजी आवाज में आ रहे हैं तो दूध नहीं दे रहे। तो ये राजनीतिक रूप से चीजें हैं। तो हम आज की बात को कंक्लूड करेंगे कि ये राजनीति में, लोकतंत्र में भी जो राजा बन रहे हैं सेवक के नाम पे, वो एक परंपरा है जिसपे देखा जाना चाहिए। कहा जाता था कि हवेली पे आ जाना, अब बंगले पे आ जाना। जी बिल्कुल। तो ये बंगलों के ऊपर एक रोचक चर्चा थी और आपने जाना कि किस तरह से देश के तमाम वो चेहरे, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, जिनका बंगला प्रेम और बंगले के लिए उनका एक संघर्ष लोकतांत्रिक इतिहास में काफ़ी रोचक रहा है। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।